23 दिसंबर 2023 जब सऊदी अरब से एक कार्गो शिप भारत के लिए तेल लेकर जा रही थी। इस कार्गो शिप को भारत की मैंगलोर पोर्ट तक पहुंचना था। इस शिप पर 25 भारतीय शहरी भी मौजूद थे। ये शिप अभी भारत जा ही रही थी कि अचानक यमन में मौजूद हौसियों की तरफ से छोड़ा गया एक रॉकेट इस पर गिर जाता है और इससे शिप को काफी नुकसान पहुंचता है। आखिर ये हौसी कौन है और ये बाबल मंदब और इंडियन ओशन में मौजूद शिप्स को निशाना क्यों बना रहे हैं? The U.S. is weighing military options against Iranian-backed Houthi rebels in Yemen after the militants launched one of the largest missile attacks on cargo ships in the Red Sea. The UN Security Council demanded that Houthi rebels in Yemen stop attacking international ships in the Red Sea. ये है यमन जो नॉर्थ में सऊदी अरब जबकि वेस्ट में ओमान से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसकी एक लंबी कोस्ट लाइन गल्फ ऑफ एडन और साउथ में बाबुल मंदब के साथ रेड सी तक फैली हुई है, जो इसे इंतहाई स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रोवाइड करता है क्योंकि पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा ट्रेड यमन के करीब बाबुल मंदब से होकर गुजरती है। यमन पिछले कई सालों से सिविल वॉर का शिकार रहा है। यह है यमन की आज की सूरत हाल, जिसमें देखा जा सकता है कि हौसियों के पास वो इलाके हैं जहां बहुत से लोग रहते हैं। इसमें यमन का कैपिटल सना भी शामिल है जिसे उन्होंने 2014 में लिया था और ये है यमन का दूसरा हिस्सा जो यमन की सरकार के कब्जे में है। हौसी मिलिटेंट्स इसी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस सरकार को ये आदमी कंट्रोल करता है, अबू मंसूर हादी, मगर ये हौसियों के डर से सऊदी अरब में रहता है और सऊदी अरब यूएई के साथ मिलकर इसी की सरकार को पूरे यमन में बनाना चाहता है। यमन की इस सरकार को सऊदी अरब के अलावा बाकी अरब देशों की भी सपोर्ट हासिल है। आखिर यमन एक कामयाब देश क्यों ना बन सका और ये आज तक सिविल वॉर की आग में क्यों जल रहा है? इसके लिए हमें तारीख में पीछे जाना होगा। ये है 1990 से पहले का वो मैप जब एक नहीं दो यमन हुआ करते थे। एक का नाम था साउथ यमन जबकि दूसरे का नाम था नॉर्थ यमन। इस जमाने में अमेरिका और यूएसएसआर आपस में कोल्ड वॉर लड़ रहे थे और दोनों पूरी दुनिया में अपना निजाम फैलाने में लगे हुए थे। इस सब का असर यमन पर भी पड़ा, जिसके चलते साउथ यमन में यूएसएसआर की आइडियोलॉजी फैलनी शुरू हो गई जबकि नॉर्थ यमन में अमेरिकी कैपिटलिस्ट निजाम फैलने लगा। बहरहाल 1990 में यूएसएसआर भी टूट गया और दोनों यमन मिलकर एक देश बन गए। साल 1994 में यमन में पहली सिविल वॉर लड़ी गई जिसके नतीजे में अली अब्दुल्ला सालेह एक स्ट्रॉन्ग लीडर उभर कर आया जिसने 2011 तक यमन पर राज किया। अली अब्दुल्ला सालेह ने अपने इस तजर्बे से दुनिया को बताया यमन में बहुत से ट्राइबल ग्रुप्स आबाद हैं और इनके कई दूसरे ग्रुप्स के साथ अलायंसेस भी हैं और दुश्मनियां भी हैं। इन सब पर एक वक्त में राज करने का मतलब है सांपों से अपनी बात मनवाना। अली अब्दुल्ला सालेह की वक्त के साथ साथ सरकार पर पकड़ कमजोर होती जा रही थी और लोग इसके खिलाफ उठना शुरू हो गए थे। इसकी सरकार को सबसे बड़ा और आखिरी झटका 2011 में लगा जब अरब स्प्रिंग नाम से एक तहरीक पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। अरब स्प्रिंग का असर यमन में भी आने लगता है और यमनी लोग इसी उम्मीद से सालेह की सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए कि शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, मगर ऐसा बिल्कुल ना हुआ और यहाँ एंट्री होती है मिडिल ईस्ट के एक बड़े प्लेयर की, सऊदी अरब। सऊदी अरब जीसीसी, जिसे गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल भी कहा जाता है, इसका सबसे अहम प्लेयर है और ये वही जीसीसी थी जिसने सालेह की सरकार को गिरा दिया और सालेह की जगह इसके वाइस प्रेसिडेंट मंसूर हादी को देश का नया रूलर लगा दिया। साल 2014 आते आते यमन के कुछ ग्रुप्स का हादी की सरकार से एतबार उठने लगा। इनमें से एक ग्रुप का नाम था हौसी जो यमन की पावर पॉलिटिक्स में काफी अहम है। हौसी एक शिया मुस्लिम लोगों का एक ग्रुप है जिसकी बड़ी तादाद नॉर्दर्न यमन में रहती है। यमन की इस जंग शिया सुन्नी इशू के गिर्द भी घूमती है क्योंकि यमन में 60% से जायद सुन्नी इस्लाम को मानने वाले लोग रहते हैं जबकि 40% के करीब शिया इस्लाम को मानने वाले। हौसियों का कहना है कि हादी की ये सरकार सिर्फ सुन्नी लोगों के लिए ही है
जबकि शिया इस्लाम को मानने वालों के लिए हादी की सरकार किसी अजाब से कम नहीं है, क्योंकि हादी और इसके साथी सऊदी अरब को यह बात बिल्कुल भी कबूल ना थी कि सऊदी अरब के करीब किसी देश में शिया इस्लाम के लोगों की तादाद फैले। इसीलिए 2011 में अरब स्प्रिंग के दौरान हौसियों ने साले की सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए और इससे साले की सरकार तो खत्म हो गई, मगर इसके बाद हादी की सरकार में हौसी पहले से ज्यादा हादी से नाराज हो गए और हादी की सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मगर कहानी में यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हौसी पहले साले की सरकार के खिलाफ खड़े हुए, फिर जीसीसी ने यमन में हादी की सरकार बना डाली और इसमें हौसियों को शामिल ही ना किया। साले जो जीसीसी से पहले यमन का सदर था और हौसियों को अपना पक्का दुश्मन समझता था, बाद में इसने हौसियों से हाथ मिला लिया और साल 2014 में इन दोनों ने मिलकर यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर डाला। हादी हौसियों के डर से सऊदी अरब भाग गया और बाद में सऊदी अरब ने अपने बंदे हादी की सरकार वापस बनाने के लिए बाकी अरब देशों को साथ मिलाकर एक कोलिजन बना डाला। सऊदी अरब और बाकी अरब देशों के इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल होने के बाद ये जंग बद से बदतर होती गई। सऊदी अरब ने बाकी अरब देशों के साथ अपनी फौजें यमन में दाखिल कर दी और हौसियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरू होती है यमन की वो दर्दनाक कहानी जिसमें सिर्फ अफसोस के अलावा और कुछ नहीं है। सऊदी और इसके साथियों ने यमन को तबाह करके रख दिया। 19,000 से ज्यादा बम तो पहले 6 सालों में यमन पर बरसाए गए। सऊदी फौज का कहना है कि वो दुश्मन को निशाना बना रहे हैं, जबकि दूसरी साइड के लोग इस बात पर यकीन नहीं करते। सऊदी बॉम्ब्स दर्जनों अस्पतालों और हजारों यमनी बेकसूर लोगों की मौत की वजह बने हैं और इसी से पूरे यमन में इंसानी जिंदगियों की कीमत एक पानी के कतरे से भी कम रह गई। इस जंग में सिर्फ ये लड़ाई ही खाली वजह नहीं है जिससे लोगों की जिंदगियां मुश्किल बनी हुई हैं, बल्कि बाहर से आने वाली एड को भी हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है। साल 2015 में सऊदी कोलिजन ने यमन की फिजा, जमीन और समंदर में एक बैरियर लगा दिया जिससे कोई भी बाहर से आने वाली इंसानी मदद ना अंदर आ सकती थी और ना ही बाहर जा सकती थी। हौसियों पर भी ये इल्जाम लगता है कि वो बाहर से आने वाली इंसानी मदद पर खुद कब्जा कर लेते हैं और एक आम यमनी तड़पता ही रह जाता है। एक देश जहां सिर्फ 29 लाख लोग रहते हैं, इसमें यूएन का मानना है कि 24 लाख यमनी लोगों को इमरजेंसी बेसिस पर इंसानी मदद की जरूरत है। इस जंग पर वापस आते हैं क्योंकि यही जंग तो आज भी जारी है, मगर इस जंग में अब वो बात नहीं रही। साले और हौसी जो 3 साल इकट्ठे हादी के खिलाफ लड़े, इनके दरमियान भी लड़ाई बढ़ने लग गई। बात यहाँ तक पहुँच गई कि साले हादी से लड़ने की बजाय सुलह करना चाहता था, मगर इस बयान के ठीक 2 दिन बाद हौसियों की तरफ से साले को मार दिया जाता है। आज हौसी यमन के एक बड़े हिस्से के साथ साथ इसके कैपिटल सना को भी कंट्रोल करता है और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हौसी जंग में एक कदम आगे हैं। मगर सऊदी अरब इस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को भी घसीटता है और वो ईरान पर ये इल्जाम लगाता है कि ईरान भी एक शिया मुस्लिम देश है और हौसी भी एक शिया ग्रुप है, तो ईरान की मदद के बगैर हौसी कभी भी इतने मजबूत नहीं बन सकते। ईरान खुलेआम हौसियों को सपोर्ट तो करता है, मगर साथ सब क्लेम्स को रद्द करता है और कहता है हौसी अपने दम पर सब करते हैं और हम इनको कोई मदद नहीं पहुंचाते। इसके बाद भी सऊदी अरब फिर भी ईरान पर हौसियों की मदद का इल्जाम लगाता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में सऊदी तेल कंपनी अरामको की फैसिलिटीज पर रॉकेट हमला किया गया, जिसके बाद सऊदी अरब ने तेल की प्रोडक्शन को आधा कर दिया, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ने लग गई थी। हौसियों का कहना था कि ये हमला उन्होंने करवाया है। इस जंग में 180 डिग्री का शिफ्ट इस वक्त आया जब अप्रैल 2023 में चाइना की कोशिशों के नतीजे में 7 साल बाद ईरान और सऊदी अरब के रिलेशन सुधरना शुरू हुए और ये दोनों राइवल्स एक टेबल पर आना शुरू हो गए। इस डील के ठीक 3 दिन बाद हौसी ग्रुप हादी की सरकार के साथ सना में एक छत तले बैठे और इनके दरमियान बर्फ पिघलना शुरू हो गई। सऊदी अरब आज की तारीख में अपना फोकस जंगों से हटाकर अपनी इकोनॉमी पर शिफ्ट कर रहा है। इसी वजह से इसने ईरान से भी हाथ मिला लिया और ये यमन की जंग से भी निकल रहा है।
यमन 7 अक्टूबर से चल रही इसराइल और हमास जंग पर भी असरअंदाज हो रहा है। यमन में मौजूद हौसी बागी अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाकर इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हौसियों ने अपने करीब बाबुल मंदब से गुजर रहे हर इस जहाज से जिसका ताल्लुक इसराइली बिजनेसमैन से जुड़ा है, इसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वीडियो के शुरू में जिस कार्गो शिप पर हमला किया गया था जो भारत की तरफ तेल लेकर जा रही थी, इस जहाज का मालिक भी इसराइली बिजनेसमैन था। आखिर में ये यमन का मामला एक ही उम्मीद पर कायम है कि ये जंग अब और नहीं चलेगी। हौसी और सऊदी कोलिजन के दरमियान जल्द पीस डील हो जाएगी।